नमस्ते। अरे देश के युवा हैं, यही है आपका उत्साह। नमस्ते। वापस और एक बार नमस्ते। ये हुई ना युवा वाली बात। तो सबसे पहले मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं पूरी पली बड़ी, मुझे नैरेटिव से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था। I didn't know anything about narratives, and all I did was subscribe to BBC, New York Times, and you know, 3-4 लोग अगर कुछ Instagram पे पोस्ट अपनी स्टोरी पे लगा देते थे तो थोड़ा इंक्लूडेड फील करने के लिए मैं भी उसको अपने स्टोरी में लगा देती थी। बस यही था हमारा नैरेटिव से रिश्ता। तो फिर मैं गई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी मैंने इंजीनियरिंग की ये डिग्री की है। तो और भी मैंने 10वीं के बाद तो हिस्ट्री की ओर देख के भी नहीं ये किया कि क्या चल रहा है, क्या बता रहे हैं। हमें बस मार्क लेने थे 10वीं तक, उसके बाद तो हम भूल ही गए थे सारी हिस्ट्री। तो वहाँ तक गए तो वहाँ पे एक बहुत क्या कहते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ ऑक्सफोर्ड में एक फन एक्टिविटी होता है जिसमें वो लोग आपको तरह तरह के टूर्स होते हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स होते हैं, एक्टिविटीज होते हैं। गलती से किसी ने मेरा नाम अनकंफर्टेबल ऑक्सफोर्ड टूर में लगा दिया था, और वो एक ऐसा टूर था जो वहाँ के ये क्या कहते हैं, सो कॉल्ड ट्रबल मेकर्स ने बनाया था। सो दिस इज अगेन नैरेटिव्स, ये लोग किन लोगों को ट्रबल मेकर बुलाते हैं। तो वहाँ के सो कॉल्ड ट्रबल मेकर्स ने एक अनकंफर्टेबल ऑक्सफोर्ड टूर नाम का एक टूर रखा था वहाँ के फ्रेशर्स के लिए, जिसके जाने के लिए कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं थी, पर कुछ कुछ बच्चे ऐसे सब्सक्राइब करते चले जाते थे। तो मुझे किसी दोस्त ने वहाँ पे कर दिया था, मेरा नाम वहाँ पे लिख दिया था, तो मैं चली गई वहाँ पे। तो उस टूर में इतना उन्होंने ऑक्सफोर्ड की पूरी हिस्ट्री, कॉलोनियल हिस्ट्री, जितना मुझे भी नहीं पता अपनी हिस्ट्री के बारे में, जबकि मुझे पता होना चाहिए था, वो सब वहाँ पे खुलासा हुआ। एंड में उन्होंने ये बोला, क्योंकि मैं इकलौती थी वहाँ पे विद अ ब्राउन स्किन इन दैट टूर, कि रश्मि, यू आर अ ब्राउन पर्सन, यू आर फ्रॉम इंडिया, भारत, आर यू? आई वाज लाइक यस, एंड देन दे वर लाइक, it is your ancestors' blood money which has made this university something your people take so much pride today in belonging to. एंड मुझे ऐसा लगा स्लेज हैमर लगने जैसे लग गया कि अरे यार ये तो क्या हो गया। हमें तो हम तो प्राइड लेते हैं ना कि हम ऑक्सफोर्ड से पढ़ रहे हैं, वी वर सो प्राउड दैट वी मेड इट देयर, इट्स कॉल्ड नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। और भारत में भी प्रचार होता है जब भी आपकी एडमिशन होती है वहाँ पे। तो इट वॉज अ कंप्लीट मेंटालिटी शिफ्ट फॉर मी फ्रॉम टेकिंग प्राइड इन समथिंग, आई एब्सोल्युटली फेल्ट अशेम्ड कि मैं ये कहाँ आ गई। And then I started reading a little bit around this कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है। कुछ बहुत सारे सूत्र मिल गए। इनफैक्ट वहीं के कई प्रोफेसर्स ने लिखा हुआ है उस संस्था के खिलाफ। उन्होंने उसको सिटाडेल ऑफ कॉलोनाइजेशन बोला है। इनफैक्ट ऑक्सफोर्ड यूज्ड टू बी दिस प्लेस वेयर जनरल्स वर ट्रेन्ड, जो हम जानते हैं यहाँ पे द सो कॉल्ड यू नो हार्टलेस जनरल्स हु ऑर्डर्ड द जलियनवाला बाग मसाकर, who you know gave these orders to kill people indiscriminately, to loot indiscriminately, and to subjugate Bharatiya people indiscriminately without you know मानवीयता को कोई भी उन्होंने ये नहीं छोड़ा था। ह्यूमैनिटी को भूल के जो उन्होंने यहाँ पे किए थे, they were trained at Oxford. This is what I found out. And all the officers were trained. In fact, they have an India center there where for 50 odd years they studied the fault lines of Bharat. They just studied. They would do surveys in India and they would collect data there. For 50 years they only studied. The information there is so extensive, it is also available on request, कि उन्होंने फैमिली छोटे छोटे जो राजा होते हैं, छोटे छोटे सूबेदार जो होते हैं, उन तक की फैमिली प्लानिंग, फैमिली ट्री की उन्होंने नक्शा बना के रखा है वहां पे, टू नो हु हेट्स हु एंड हाउ दे कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉल्ट लाइन्स. So you can imagine how sinister the planning has been, how intense the training has been. The university that we call number 1 in the world, what did it breed? It bred the very people who subjugated us. And मजे की बात ये है कि these were the people who funded the university as well. जब उनकी टर्म खत्म हो जाती थी, 40-50 साल जब सर्व कर लेते थे आर्मी में और इन डिफरेंट पोजीशंस एज सिविल सर्वेंट्स, इनको सिविल सर्विसेज बुलाया जाता था. इट वाज अ फैंसी टर्म दैट वी यूज टुडे फॉर आवर सिविल सर्वेंट्स. The so-called officers were sent as a product of civil services. They would go back to United Kingdom, and उनके पास बहुत पैसा होता था, पूरा दुनिया लूट लिया इन्होंने, and they would donate it back to the university to preserve their legacy. Preserve their legacy in such a way that आज भी जो academic circles है of the top university in the world do discuss colonization as a positive experience for indigenous people.
दे से कि अरे ये तो इंडिजिनस पीपल है, ये तो मतलब जंगलों में रहते थे, इनको ना कपड़े पहनने का ढंग था, ना भाषा में मतलब कुछ बोलने का ढंग था, इनके पास कुछ नहीं था, हम गए, हमने इनको सभ्यता सिखाई. This is the kind of, narrative which is set there. And they say that they brought development to, countries of the global south. They completely discount the fact that we were a rich civilization which was broken in many ways. So much that there was one study I remember which said that it was the Hindu Mahasabha which caused the Bengal famine and not Winston Churchill. जबकि सबको पता है, बच्चे को पता है कि it was Winston Churchill's policy of grain hoarding during the world wars which caused the Bengal famine, जिसकी वजह से मतलब millions of people have died here without a proper cremation or anything. And this is the kind of narrative which is set in the top academic circles. अब हम बात कर रहे थे मीडिया की, फिल्मों की, पर इन सबको कंटेंट मिलता कहाँ से है? इन सबको कंटेंट मिलता है एकेडेमिया से. जब ये लोग पुस्तकें लिखते हैं, एकेडमिक बनाते हैं, इन्हीं के आधार पे ये लोग फिर फिल्में बनाते हैं, गाने बनाते हैं. पॉपुलर कल्चर फॉलोस इंटेलेक्चुअल क्या कहते हैं, लीड. तो जो ये एकेडेमिया होती है ना, इसकी जो रोल है, इट इज लाइक रूट्स, जड़ का रोल ये प्ले करती है. तो जड़ जब तक इनका स्ट्रांग होता है, जब तक जड़ें मजबूत है, तब तक ये लोग मैन्युफैक्चर करते रहेंगे. और जो आप फिल्मों के दौरान देखते हैं, गानों के दौरान देखते हैं, अपने कैंपसेस में भी जो देखते हैं, इट इज ऑल जस्ट अ सिम्टम. इट इज नॉट द कॉज एंड इट इज नॉट द डिसीज इटसेल्फ. इट इज जस्ट अ सिम्टम दैट यू सी इन सच ब्रॉड टर्म्स. And how do these narratives run? I think fortunately or unfortunately I had क्या कहते हैं, front row to the whole show of how these narratives run, and I was the मुख्य अभिनेता in this. जो हुआ था, I thought कि चलो इसके बारे में we have to change, we need to change this whole colonial narrative, so I stood up for president. And I got elected as president. It's actually funny. People do ask me, ऐसे माहौल में आप बने कैसे छात्र संघ अध्यक्ष? क्योंकि आप तो कहते हैं कि यहाँ तो सारे नैरेटिव बनाते हैं, यहाँ पे सारे खिलाफ हैं आपके. The power of silent majority. This is what I saw. There are multiple people there. Oxford. Thank you very much. आज भी जो लोग यहाँ पे भारत में भी हो, मीडिया में भी हो, नैरेटिव चलाते हैं, there are loud minority. वो लोग अगर चुनाव लड़ने पे आएंगे ना, उनको एक वोट तक नहीं पड़ेंगे, बिकॉज द साइलेंट मेजॉरिटी विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन. So there was a huge silent majority at Oxford as well, comprised of countries of the global south, Africa से, South America से, who felt, that the policy of decolonization that I was proposing was legitimate and it was something that was required as need of the hour. They were also fed up of seeing कि अरे यार हम कब तक इन colonial masters की statues को देखेंगे अपने streets पे, कब तक हम इनको respectfully देखेंगे. तो उनको भी लगा था ये. But when I finally won the election, that was when the loud minority came to action. क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि मैं जीतूंगी, क्योंकि साइलेंट मेजॉरिटी को भी बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. 2024 में भी किसी को लगा नहीं था कि साइलेंट मेजॉरिटी अपना काम करेगा. तो उसके बाद 2014 में भी, मेरी हिंदी थोड़ी स्लो है, मैं दक्षिण भारत से हूँ, कर्नाटका से हूँ, तो इतना मैं हिंदी में बात कर लेती हूँ, मेरे लिए बहुत है. तो माफ करना अगर मैं थोड़े वर्ड्स इधर उधर कर लेती हूँ तो. तो हुआ ये कि साइलेंट वोकल जो माइनॉरिटी होती है वो तब एक्टिव हो जाती है जब उनको लगने लग जाता है कि अरे यार हमारी तो मतलब यहाँ से जड़ें काटने के लिए कोई आ गया है. एंड शी इज नॉट द काइंड ऑफ प्रेसिडेंट जो सिर्फ डाइवर्सिटी वीक के नाम पे अपना डीकोलोनाइजेशन का कोटा खत्म कर दे. आजकल ग्लोबली भी नैरेटिव चल रहा है, डीकोलोनाइजेशन, ब्लैक लाइव्स मैटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इट इज कॉजिंग नो रियल चेंज. पीपल आर अलाउइंग दिस एज हॉगवॉश. हॉगवॉश का मतलब पता है आपको? जस्ट एज व्हाइट वॉश. दीवार टूटा हुआ है बट आप बस उस पर पेंट लगा के ये दिखा रहे हो कि दीवार ठीक है. That is what is being allowed globally. क्योंकि बहुत conversations चल रहे हैं about decolonization, about the atrocities of indigenous people. वो भी इस western supremacist ideas के लोग भी इस बात को
डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ था। तो ये लोग डीकोलोनाइजेशन के नाम पे ऐसे कॉन्वर्जेशंस को अलाउ कर रहे हैं जब तक ये पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप डीकोलोनाइजेशन को एक डीकोलोनाइजेशन वीक तक सीमित रखोगे, 4 लोगों को बुलाओगे, 100 कंट्रीज के झंडे लहराओगे और बोलोगे कि हम डाइवर्स हैं, हम यूनिफाइड है और देखो कितनी डाइवर्सिटी है, तब तक ही वो डाइवर्सिटी को अलाउ करते हैं, जब तक वो सिर्फ एक दिखावा है। जब वो दिखावे से एक क्या कहते हैं, एक टैंजिबल आउटकम है, पॉलिसी चेंज, सिस्टमिक चेंज को जब आ जाती है ना, तब वो होने नहीं देते हैं। डीकोलोनाइजेशन इज okay in the West, even here, even Black Lives Matter was okay as long as it was a hashtag, as long as it was a movement. But what was the real policy change that came out of it? Nothing. The people who were part of the movement became millionaires, bought homes in Los Angeles, in California. बस हो गया। जो असली मुद्दा था उसको उन्होंने एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया। That is unfortunately how fair social justice movements are also being hijacked. आज आपको पता है कि फेमिनिज्म तो एक पॉजिटिव ही तो था मूवमेंट, नारियों को सशक्तिकरण करने का एक मूवमेंट था, बट आज क्या हुआ है, बस एक हैशटैग बन गया है जिसको लोग मिसयूज कर रहे हैं इन सोसाइटी फॉर अनफेयर मीन्स। आपने जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड तो देखा होगा, कैसे एम्बर हर्ड ने फेमिनिज्म का गलत इस्तेमाल करके अपने पति पे झूठा इल्जाम लगाया था। दैट इज व्हाट आवर सोसाइटी हैज कम डाउन टू। नैरेटिव्स आर इवन यूजिंग discrimination as a tool to advance their unfair means. I'll just give an example of what happened, how they removed me. During the Cultural Revolution, which was the peak of Mao Zedong's kind of effort to remove the people in the Communist Party who built it so that he could be supreme. तो उसने बोला था कि जब आपकी इंटेंशन है ना किसी को निकालने की क्या या किसी चेंज को करने की, तो आप अपना क्या कहते हैं, रीजन विल फॉलो, यू विल फाइंड रीजंस, यू जस्ट हैव टू हैव द इंटेंशन। How they start is, they start through anonymous sources. 3-4 anonymous post लगा देते हैं इधर उधर। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पहले करते थे ये बिन नाम के पत्रिकाएं होती थी ना, पैम्फलेट्स, इसको छाप छाप के लोगों के घर पे छोड़ के जाते थे। मेरे ज़माने में क्या किया इन्होंने, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने मेरे खिलाफ अनोनिमस पेजेस से लिखना चालू किया। कैंपस में कन्फेशन पेजेस बहुत पॉपुलर होते हैं, फिर ये कन्फेशन पेजेस और अनोनिमस सोर्सेज से जाते हैं छोटे छोटे संपादकों में, जिनका मतलब इतना बड़ा ये नहीं है, जिनको लोग इग्नोर ही कर देते हैं ज़्यादातर। उससे फिर वो जाती है मेन स्ट्रीम मीडिया में, एंड द सोर्स विच द मेन स्ट्रीम मीडिया शोज इज बेसिकली दी स्मॉलर सोर्सेज विच हैव नो प्राइमरी सोर्स। इसका आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। दिस इज नॉट समथिंग दैट इज restricted to Western academia या Western way of reporting. No. Even here in NCERT, there was, I think, a very popular statement which went pretty viral during the consultation of NEP. उन्होंने बताया था कि औरंगजेब मंदिरों के लिए डोनेशन देते थे, मतलब अपनी जो ये है ना क्या कहते हैं स्टेट फंड से मंदिरों के उद्धार के लिए, मंदिरों को रिपेयर करने के लिए वो फंड देते थे। अगर आप उसका रेफरेंस ढूंढना जाओगे तो कोई रेफरेंस नहीं है, एक ने किसी और को रेफर किया है, उनकी आपस में नेक्सस होती है, आई विल कोट यू, यू कोट मी। अगर आप कोटेशन देखते जाओगे तो प्राइमरी सोर्स कहीं पे भी नहीं है। कहीं सुनी बात को इन्होंने एक दूसरे को कोट कर करके 3-4 आर्टिकल एक समान लिख के इन्होंने इसको एस्टैब्लिश कर दिया और क्रेडिबल हाउसेस में लगा दिया। This is how they build narratives. Even when I was being discriminated, एक प्रोफेसर ने तो लिख दिया था अपने फेसबुक वॉल पे, ये कहीं सुनी बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ने ऐसे गाली दिया या मतलब it happened, कहीं सुनी बात है। He wrote it on his Facebook wall saying Oxford students are not ready for a Hindu president. But एक भी international media house हो या भारतीय media house हो wanted to raise it. Nobody made it their headlines. Nobody made it their headlines. You know what they do? They pick and choose what is convenient to them and they give legitimacy to things which is convenient to them. That is how stories are made. That is how narrative is set, and that is how public opinion is shaped. There was a motion in the British Parliament as well, which was in my favor. It was never published in any of the newspapers. There was a motion in the Bharatiya Rajya Sabha. That wasn't discussed popularly. आपको पता है इन्होंने किस चीज को वायरल बनाया था मीडिया पे? There were 3 societies in the University of Oxford, student societies, called the Oxford Hindu Society, Oxford South Asian Society, and the Oxford Indian Society. So 3 societies with very similar names. इन सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्री में। हर स्टूडेंट सोसाइटी को रजिस्टर करना होता है ना, इन तीनों का रजिस्ट्री भी नहीं था। तो आप भी यू कैन क्लेम टू बी द भोपाल सोसाइटी ऑफ ऑक्सफोर्ड टुमारो।
एंड इन तीनों ने एक स्टेटमेंट, एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था जिसमें इन्होंने बस कहा है, रश्मि, देयर इज नो रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रश्मि, दैट्स इट, विदाउट एनी प्रूफ. ऐसे लिख दिया था, दिस इज आवर जॉइंट स्टेटमेंट करके. उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठा लिया. यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड सेज दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हिंदूज, दैट रश्मि, यू नो, देयर वाज नो रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हर. तो देखो द काइंड ऑफ sources they use, the kind of sources they use, the kind of warfare that happens with an information is so deep. And I went from being that naive science student who used to read BBC, who used to read, you know, New York Times and, you know, form my opinion, to doubting everything that is written out there, to looking for sources, to looking for further explanation as to why these attacks happen. And unfortunately, same model is used even in Bharat. जब गोधरा हत्याकांड हुआ था, तो they vilified Modi ji by saying butcher of Gujarat, butcher of Gujarat. आज भी जब Supreme Court has given its statement saying that he had no role in it and it is given him a clean sheet, फिर भी documentaries बनते हैं through BBC, फिर भी पत्रकार लिखते हैं कि he is, you know, responsible for it. So this is the power of narrative, of consistently repeating lies and not giving any, you know, and selectively giving importance to points within popular narrative which substantiate their case. And it is लगातार करते रहते हैं. आपको गोधरा के बारे में हर हफ्ता एक आर्टिकल दिखेगा किसी ना किसी मीडिया हाउस से, छोटा बड़ा जो आ रहा होगा. Some nondescript paper in Germany will write one article this week. Another, you know, paper will write an article somewhere maybe down south in Tamil Nadu 2 weeks later. So it keeps happening. They are at it. They just keep repeating the same point over and over through different media sources, through popular culture, through social media, through media, and they keep reiterating this fact over and over until ये बात छप जाती है लोगों के दिमाग में. That is also part of the reason why I wrote a book, A Hindu in Oxford. क्योंकि अगर हम अपनी कहानी नहीं लिखेंगे तो वो अपने हिसाब से हमारी कहानी लिख देंगे. And I would like to, you know, leave this entire address with a very positive note. हम भारतीय लोग ना कभी भी हमारी जो हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, वी नेवर यूज इट एज एन एक्सक्यूज नॉट टू एक्सेल. हम कभी ये नहीं कहते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमें यू नो अनइक्वल ट्रीटमेंट मिला, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इसीलिए हम एक्सेल नहीं किए. वी एक्सेल डिस्पाइट दैट. एंड भारतीय सिविलाइजेशन सर्वाइव कर रही है आज भी. दैट इज टेस्टमेंट टू दैट. I was harassed. I had to, you know, resign from my Oxford presidency, which I had rightfully earned. But I fought back. I fought back through a police case. I fought back through an internal investigation. I was also studying at the same time. I was still doing my masters. It's considered one of the toughest masters out there. I was still studying. I could have easily dropped out and said कि अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है. Indira Gandhi is also an Oxford dropout. I could just say कि वो भी है, हम भी हैं. आप जान लीजिए अपनी बात. I could have taken the easy route out. I could have just said I was treated badly, done, and just left it at it. But no, we fight. We don't leave. We don't back out, and we do not shy away from, you know, establishing what is true and what is right. I did graduate the University of Oxford with merit, with honors, the same day that Malala Yousafzai did. We both graduated on 26 November 2021. But even Bharatiya media, even media abroad choose to cover the fact. Even NDTV, you know, made headlines after 9 years of escaping Taliban. Malala Yousafzai graduates University of Oxford. But they did not even have a single press release about my graduation, because they can keep saying कि अरे इसको तो निकाल दिया गया है, इसको तो वहाँ से ये करा दिया गया है. So that is how, you know, the narrative works. And you know, I've had, like I said, balcony tickets to seeing how narratives work, how narratives unravel. But being relentless and saying the truth, I think, goes a long way, because झूठ को ना 1000 बार दोहराना पड़ता है जिससे पहले कि वो एस्टैब्लिश हो, बट सत्य को बस एक बार बोलना पड़ता है. बट जितने 1000 बार वो बोलेंगे, हम एक बार तो बोलना पड़ेगा ना. तो I would like to leave you all with this whole thing, that even if they keep lying, they keep, you know, repeating their lies,
keep telling your truth, even if you're one person among millions, and that is the only way that this information warfare सत्य की जीत असत्य पे हो सकती है. धन्यवाद. नमस्ते.